कैंटरबरी की महिमा इस कारण से तो है ही कि यहाँ पहला चर्च इंग्लैंड का बना 597 में 597 एडी में ईसाई धर्म इंग्लैंड में आई। आपको आश्चर्य होगा, ईसाई धर्म इंग्लैंड में 597 एडी में आई, छठी शताब्दी में। इंडिया में तो दूसरी शताब्दी में आ गई, केरल वेरल में। छठी शताब्दी में जाकर इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी आई है। सन 603 603 एडी में कैंटरबरी का गिरजाघर बनाया गया और उस गिरजाघर में आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, देश का सबसे ऊंचा धार्मिक पद, जिस शान और शौकत से राजा रहता है उसी शान और शौकत से आर्क बिशप रहते हैं। वही शाही वस्त्र, वही महल में रहना, वही सोने चांदी की थालियों में खाना। आर्क बिशप किसी सम्राट या राजा से कम नहीं था, उसका एक अलग सिंहासन हुआ करता था। अब हम ये समझें कि ये संत कौन थे, सेंट थॉमस ऑफ बेकेट आखिर कौन थे। इंग्लैंड में जब हम सोसाइटी को देखते हैं, अब हम जा रहे हैं लगभग 1170 के आसपास, 1170 एडी। कहानी सुन रहे हैं हम कैंटरबरी के बारे में और सेंट थॉमस ऑफ बेकेट के बारे में, तो अपन चलते हैं 1170 एडी। 29 दिसंबर 1170 को इस गिरजाघर में सेंट थॉमस ऑफ बेकेट की हत्या कर दी गई थी। वे शहीद हो गए थे और उन्हीं को ढोकने जनता कैंटरबरी जाया करती है। तो आखिर ये संत कौन थे? इंग्लैंड की हिस्ट्री अगर हम देखें तो कई राजा हुए हैं और उस समय पर, ये 1170 के आसपास वाले पीरियड में, इंग्लैंड के राजा थे हेनरी द्वितीय, हेनरी सेकंड। बहुत कुशल प्रशासक थे, एबल एडमिनिस्ट्रेटर, परंतु पर्सनल लाइफ में अय्याश थे, एक नंबर के अय्याश थे। उनको जिस देश की जो सुंदरी समझ में आई उसे अगुआ करके अपने यहाँ ले आया करते थे, उसके लिए एक महल बनवाते, मीनार खड़ी करते और उसे मीनार में रहना पड़ता, महल में सारी सुविधाएं उसे उपलब्ध होती, राजा जब मर्जी उसके पास आता। इस किस्म की लाइफस्टाइल थी हेनरी सेकंड नाम के राजा की। हेनरी सेकंड प्रशासक के रूप में बहुत अच्छे प्रशासक रहे, पर पर्सनल लाइफ ऐसी रही है। हेनरी द सेकंड का खास मित्र एक संत था जिसका नाम था सेंट थॉमस ऑफ बेकेट। एक थाली में दोनों खाते, सब कुछ एक साथ करते, जिगरी दोस्त थे।
राजा और सेंट थॉमस ऑफ बेकेट घनिष्ठ मित्र थे, पर सेंट थॉमस ऑफ बेकेट ने कभी राजा को ये नहीं कहा कि तुम गलत कर रहे हो या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब सेंट थॉमस ऑफ बेकेट ने कभी भी राजा को नहीं कहा। दोनों की दोस्ती पक्की थी। उस जमाने में दो सीढ़ियां हुआ करती थी। सीढ़ी से आप वो वाली सीढ़ी मत समझो। सोसाइटी में दो सीढ़ियां थीं। पहली सीढ़ी सेक्युलर यानी सामान्य। सेक्युलर सीढ़ी के सबसे निचले हिस्से में आप और हम जैसे साधारण नागरिक हुआ करते थे, और उस सीढ़ी के आखिरी स्टेप पर किंग हुआ करता था। सामान्य नागरिक सबसे नीचे, किंग सबसे ऊपर। दूसरी सीढ़ी एक्लेसियास्टिकल यानी धार्मिक, रिलीजियस। उस सीढ़ी के सबसे निचले स्टेप पर पादरी बनने की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की होती थी। जो विद्यार्थी धार्मिक पढ़ाई कर रहे हैं, 9 सालों तक पढ़ेंगे। 9 सालों तक पढ़ने के बाद वे पादरी बनेंगे। जैसे अपने यहाँ वेद शिक्षा लंबा चलता है, वैसे क्रिश्चियन धर्म में पादरी बनने के लिए 9 सालों की पढ़ाई करनी पड़ती थी, और पढ़ाई करने वाले, धर्म की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को क्लेरिक्स कहते थे। क्लेरिक, कोई ऑक्सफोर्ड पढ़ता था तो क्लेरिक्स। तो ये क्लेरिक बेसिकली विद्यार्थी है, धर्म की पढ़ाई कर रहा है, और 9 साल पूरा होने के बाद वो पादरी बन जाएगा, छोटा पादरी। फिर उसे कोई किसी गांव के चर्च वर्च में भेज देंगे। फिर 10 छोटे चर्चेस के ऊपर उससे बड़ा पादरी। ऐसे करते 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 चोटी पर एक्सक्यूज मी, आर्क बिशप। पूरे इंग्लैंड में आर्क बिशप का पद सबसे ऊंचा पद है, और उसका ठिकाना कैंटरबरी है। जो स्टेटस राजा की है इंग्लैंड में, मिलती जुलती स्टेटस धर्म के मामले में आर्क बिशप की हुआ करती थी इंग्लैंड में। अब एक नियम था कि सारे मोटे मोटे फैसले दोनों मिलकर लेंगे। ये नहीं कि राजा अपनी मर्जी से फैसले ले ले, आर्क बिशप अपनी मर्जी से फैसले ले ले। फैसले दोनों को मिलकर लेना होता था। ये वो जमाना था जब क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स क्रूसेड्स नाम के युद्ध लड़ते थे अपने अपने धर्म को बचाने के लिए और अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए। किसी भी युद्ध के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। युद्ध महंगे पड़ते हैं। उस जमाने में जनता, आप और हम जैसे लोग, 2 तरह के टैक्सेस अदा करते थे। जनता 2 तरह के टैक्सेस अदा करते थे। कुछ टैक्स उन्हें
सेक्युलर खजाने में भेजना पड़ता, राजा के खजाने में। कुछ टैक्स उनको एक्लेसियास्टिकल खजाने में भेजना पड़ता, आर्क बिशप के खजाने में। तो जनता तो दो जगह टैक्स दे रही थी। और कोर्ट कचहरी सेक्युलर अलग होता था। किसी ने चोरी कर ली, कुछ और गड़बड़ कर दिया, तो वो केस सेक्युलर कोर्ट में चलेगा। और अगर किसी व्यक्ति ने टैक्स नहीं दिया, एक्लेसियास्टिकल, या 2 शादी 3 शादी कर ली, या कुछ भी ऐसा गड़बड़ किया, तो वो कोर्ट केस सेक्युलर कोर्ट में नहीं चलेगा, एक्लेसियास्टिकल कोर्ट में चलेगा। तो पैरेलल चल रहे हैं, धर्म एक जगह, सेक्युलर लाइफ एक जगह। आर्क बिशप के खजाने में जितना भी पैसा आता था जनता के टैक्स के रूप में, या खेती बाड़ी से जो रकम आती है उसका बंटवारा वगैरह वगैरह, उससे आर्क बिशप क्या करते थे उन पैसों से? आर्क बिशप देश का सबसे ऊंचा पद है धर्म के मामले में, पर आर्क बिशप के अंडर बहुत तरह तरह के बड़े पादरी, बिशप्स, फिर उनसे नीचे, फिर उनसे नीचे, फिर गांव का पादरी, बहुत सारे लोग थे। उनकी तनख्वाहें जानी पड़ती थी। उनकी तनख्वाहें कहाँ से जाएंगी? आर्क बिशप के खजाने से उन सारे बड़े छोटे पादरी, बिशप, जो भी चर्च के ऑफिसर्स हैं, इनकी तनख्वाहें जाया करती थीं। और चर्च के ऑफिसर्स को क्लर्जी कहते हैं, क्लर्जी मैन या क्लर्जी, चर्च के ऑफिसर्स। अब ये तो नियम था कि बड़े फैसले दोनों मिलकर लेंगे, राजा और आर्क बिशप मिलकर लेंगे। तो अक्सर राजा और आर्क बिशप लड़ लिया करते थे, लड़ाई हो जाती थी। राजा कोशिश करते थे कि जितना भी पैसा आता है जमींदारों से, जमीन से, इधर से उधर से, टैक्सेस के रूप में जो भी आता है, मैक्सिमम पोर्शन मेरे पास आए और आर्क बिशप के पास कम जाए। और आर्क बिशप उल्टी कोशिश करते थे कि मेरे पास ज्यादा आए और राजा के पास कम जाए। और पैसों को लेकर, अधिकारों को लेकर, पावर को लेकर राजा और आर्क बिशप में अक्सर तनातनी चलती थी, झगड़े हो जाया करते थे। अब हेनरी द सेकंड के समय पर जो भी उनके आर्क बिशप थे, उनकी डेथ हो गई। और अब हेनरी द सेकंड के सामने ये प्रॉब्लम आई कि मैं किसको आर्क बिशप बनाऊं। तो उन्हें लगा कि ये मेरा मित्र है ना, सेंट थॉमस ऑफ बेकेट, इसको बना देता हूं आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी। ये मेरे किसी मामले में दखल नहीं देगा, मेरी हर हाँ में हाँ मिलाएगा, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। मैं इसको अपना आर्क बिशप नियुक्त कर देता हूं। ये सोचकर हेनरी सेकंड ने सेंट थॉमस ऑफ बेकेट को अपना आर्क बिशप नियुक्त किया। और हेनरी द सेकंड निश्चिंत हो गए कि चलो अब तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, मेरा दोस्त ही आर्क बिशप है। अक्सर पद मिलने पर इंसान का सोया हुआ जमीर जग जाता है। जब तक सेंट थॉमस ऑफ बेकेट सिर्फ हेनरी द सेकंड के मित्र थे, भले ही वो संत थे तो मित्र, उनके पास कोई पदवद नहीं था, तब तक उन्होंने दोस्त जैसा ही बर्ताव किया। कहीं राजा को सलाह वगैरह देना,
ठीक नहीं समझा। पर अब आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी बनने के बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथ में आई, अब वो राजा को बात बात पर टोकने लगे। ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। राजा झेलता रहा, मेरा मित्र है, मेरा मित्र है। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी, झगड़े बढ़ने लगे। दिन भर ये लोग झगड़ते, पर फिर भी शाम को दोनों एक हो जाते। ऐसी दोस्तियों से लोग अक्सर जलते हैं। खास तौर से दरबारी वगैरह सोचते हैं कि ऐसी दोस्ती अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दोस्ती कैसे ना कैसे टूट जाए, बिगड़ जाए तो बहुत अच्छा रहे। और इसलिए दरबारी भी इस फिराक में थे कि मौका मिले तो ये दोस्ती हम तोड़ दें। अब रेवेन्यू, जमीन से जो पैसा वगैरह आता है, वो आने का समय आया और राजा ने एक प्रस्ताव तैयार किया कि पैसे का बंटवारा कैसे होगा, और उसकी सारी शर्तें तैयार करके आर्क बिशप सेंट थॉमस ऑफ बेकेट को भेजा और कहा इसको साइन कर देना। थॉमस ऑफ बेकेट ने उस कागज को पढ़ा और राजा को लौटा दिया और कह दिया नहीं करता, मुझे ये शर्त ये शर्त ये शर्त ये शर्त मंजूर नहीं है, बदलो इसको। राजा को आया गुस्सा, पर कुछ बोले नहीं। उन्होंने उन शर्तों में से कुछ शर्तों को बदल दिया, जैसा कि आर्क बिशप ने कहा था। एक आधा शर्त एज इट इज छोड़ दिया। भाई 5 में से हो सकता है 4 फिर भी नजरअंदाज किया जा सकता है, एक तो नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। तो 4 को तो फिर भी नजरअंदाज किया जा सकता है। हेनरी II ने उनको बदल दिया, पर जिस शर्त को नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता था उस शर्त को मेंटेन रखा, नहीं बदला। पर आर्क बिशप भी कम नहीं थे, सेंट थॉमस ऑफ बेकेट। उन्होंने राजा से कहा नहीं, ये शर्त तो बदलनी पड़ेगी। राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा ने कहा कि मैंने सारी शर्तें बदल दी, तुम्हें ये एक बर्दाश्त नहीं है। सेंट थॉमस बेकेट ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे वो मंजूर नहीं है। राजा भुन भुनाते हुए अपने महल को लौट गए। पर अब दोस्ती तो अपनी जगह है, परंतु गुस्सा भी है, नाराजगी बहुत ज्यादा है राजा की सेंट थॉमस बेकेट के लिए। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें ना, 2 विश्व युद्ध हो गए। आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि दोनों विश्व युद्ध के बड़े बड़े कारण नहीं थे। बड़े बड़े कारण तो थे, पर इमीडिएट मतलब कल युद्ध जैसी स्थिति, तो आज एक छोटी सी घटना है, वो छोटी सी घटना एक तरीके से उस युद्ध को करा गई। पर सच्चाई तो ये है कि अंदर ही अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बहुत बड़े बड़े कारण दबे हुए हैं, पनप रहे हैं। उसी तरीके से हेनरी II और आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी सेंट थॉमस ऑफ बेकेट के बीच काफी कुछ हो चुका है। राजा ने बस यहां तक इसको दबा के रखा है। अब एक छोटी सी चीज होगी और उसके बाद राजा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमने देखा कि क्लेरिक्स, जो पादरी बनते हैं, वो 9 सालों की पढ़ाई करते हैं, फिर जाके पादरी बनते हैं। 9वां साल जब उनका पूरा होता है तो एक
सेरेमनी टाइप होती है, जैसे अपने यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्वोकेशन होता है ना, दीक्षांत समारोह, कॉन्वोकेशन, वैसे चर्च में 9 सालों की पढ़ाई करने के बाद ये सारे क्लेरिक्स, इस साल किसी के 9 साल पूरे होंगे, अगले साल जिसके 8 साल पूरे हो गए उसके अगले साल 9 साल पूरे होंगे, वैसे हर साल पादरी नवा साल खत्म करके निकलते थे। और जब उनकी पढ़ाई पूरी होती थी तो आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी उन्हें पादरी का पद संभलाते थे और उन्हें 2 चीज़ें देते थे एक भाषण देकर, बड़ा इमोशनल भाषण के साथ 2 चीज़ें देते थे, द रिंग एंड द क्रोजियर। रिंग अंगूठी, हम बंधन के लिए रिंग को यूज करते हैं, बंध गए, रिंग। तो अब से पादरी चर्च से जुड़ गए, बंध गए। रिंग उस चीज का प्रतीक होता था। क्रोजियर होता है गडरिये की छड़ी, द शेपर्ड्स स्टिक, गडरिये की छड़ी। और आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी एक इमोशनल भाषण देते थे इन सारे क्लेरिक्स को जिनके 9 साल पूरे हो गए, और उन्हें कहते थे आर्क बिशप के जनता मूर्ख भेड़ की तरह होती है, तुम गडरिये की तरह हो, और ये क्रोजियर गडरिये की छड़ी तुम्हें पल पल याद दिलाएगी कि तुम एक गडरिये की तरह हो, और तुम्हें जनता जो कि भेड़ की तरह है, इनको पाप नाम के भेड़िए से बचाना है। तो तुम्हें कर्तव्य निभाना है और जनता को पाप के रास्ते में भटकने से रोकना है, ये तुम याद रखो, कह के वो रिंग और क्रोजियर आर्क बिशप क्लेरिक्स को देते थे। इस साल पता नहीं राजा हेनरी सेकंड को क्या सूझी, उन्होंने आर्क बिशप से कहा वो रिंग और क्रोजियर तो मैं दूंगा। आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी हंसे और बोले कि वो क्लेरिक्स तुमसे लेना ही पसंद नहीं करेंगे, ये एक धार्मिक चीज है, इसका बड़ा महत्व है, तुम जैसे अय्याश से क्यों लेंगे, वो लोग वो लेना पसंद ही नहीं करेंगे, मेरा देना ही बनता है और मैं ही दूंगा। छोटी सी बात थी, पर राजा हेनरी सेकंड को बर्दाश्त नहीं हुई। महल गए, गुस्से में उन्होंने, उनके बॉडीगार्ड्स आसपास थे, गुस्से में उन्होंने पूछा क्या यहां कोई ऐसा नहीं है जो मुझे इस आदमी से छुटकारा दिला दे। राजा ने गुस्से में पूछा है, उनका ये मतलब नहीं था, पर दरबारी तो इंतजार ही कर रहे थे, मौका तो मिले। वो लोग गए, कैंटरबरी गए और उन्होंने सेंट थॉमस ऑफ बेकेट की हत्या कर दी। और राजा से कहा आप ही ने तो कहा था कि कोई नहीं है क्या जो मुझे यहां छुटकारा दिला दे, हमने उसको मार डाला। राजा को बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। क्रिश्चियंस में क्या होता है, हर संडे ये लोग चर्च में जाकर अपने द्वारा किए गए पापों के लिए माफी मांगते हैं पादरी से। राजा को भी ये काम करना पड़ता था, और राजा किसके पास जाता था अपने पापों की माफी के लिए, वो आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी के पास जाकर अपने गुनाह कबूलता था, और ये चलता था। और अब आप देखो, इसने तो अपने आर्क बिशप को ही मरवा दिया, कहाँ जाए गुनाह कबूलने। हेनरी सेकंड रोम गए जहां पोप होते हैं, और उन्होंने पोप के सामने अपना पाप कबूला।
29 दिसंबर 1170 को सेंट थॉमस अ बेकेट की हत्या हुई। राजा का ये इरादा नहीं था, पर हो गया जो हो गया। राजा कितना ही अफसोस कर ले, अब उस बात का कोई इलाज नहीं। परंतु कैंटरबरी एक पहले ही पवित्र स्थल थी, और इस सेंट थॉमस अ बेकेट के हत्या के बाद, क्योंकि वो शहीद हो गए वहां, तो वो जगह एक पवित्र स्थल हो गई। बीमार से बीमार लोग वहां जाके खड़े हो जाते तो ठीक हो जाते। कोई व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर वहां खड़ा हो जाता तो वो परेशानियों से मुक्त हो जाता। इस तरीके से सेंट थॉमस अ बेकेट के शहीद होने के बाद लोग उन्हें ढोकने के लिए कैंटरबरी जाया करते थे। अब हम अगली वीडियो में देखते हैं चौसर और कैसे ये कैंटरबरी से क्या लेना देना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।